हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो हमने कल तक क्लास चैप्टर 5 तक क्लास 6 की हिस्ट्री का एनसीईआरटी का जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था। एंड आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसमें जो टॉपिक है वो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य। तो जो विभिन्न तरह के जो गणराज्य हमने पढ़े थे, जैसे कि कभी न कभी हिस्ट्री में पढ़े हैं, जैसे वैशाली गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य वगैरह वगैरह, उनके बारे में थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट ब्रीफ में कॉन्सेप्ट और कुछ फैक्ट आपको मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा संकरण, मतलब एक स्टोरी फॉर्म में बताया गया है कि संकरण के घर में जब उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे, तो वहाँ पे उसको मतलब समझ आया कि पहले के लोग कैसे मतलब जब इस चुनाव सिस्टम नहीं था तो आखिर राजा रानी का चुनाव, राजा या रानियों का चुनाव कैसे, मतलब कैसे वो चुनकर जनता द्वारा आते थे, है ना। तो इस बारे में बताया गया है। तो शुरू आगे चलते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। आपको सबको पता होगा 1950 से 25 जनवरी 1950 से ये स्टार्ट हुआ। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब देखो, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ये फैक्ट भी आप पूरा लिख लीजिए, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। कि देखो, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा यज्ञ राजा से या फिर उसके पद से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन आएंगे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऐसे ही दो यज्ञ और आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ दोनों राजा से या फिर राजा के पद से या राज्य से संबंधित यज्ञ होते थे। तो अश्वमेध यज्ञ होता क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अब अगर ये घोड़ा आया और वहाँ के राजा ने सफलतापूर्वक रोक लिया, तब तो ठीक है, मतलब लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि राजा का घोड़ा है, अगर कहीं गया उसे रोका गया तो वो लड़ाई तो करेंगे, युद्ध तो होगा। और अगर असफल पूर्वक रोकते हैं, मतलब कि घोड़े को नहीं रोक पाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो वो उस राजा की जिसका घोड़ा था उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। और हाँ, तो यहाँ पे यही है कि अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, रोक नहीं पाए, तो इसका मतलब यही होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। और वही है कि कुल मिला के अधीनता उनकी स्वीकार कर लिया जाता था। ठीक है। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, किनको, जो कि उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ किनके द्वारा संपन्न किया जाता था, विशिष्ट प्रकार के पुरोहितों द्वारा। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लेते थे। तो इसमें से दो ही फैक्ट निकल के आएंगे कि अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, तो राज्य या फिर राजा से या उसके पद से संबंधित है। और दूसरा, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, तो राजा के घोड़े को मतलब विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और जो राजा उसको रोकता था तो उससे लड़ाई युद्ध होता था, और जो नहीं रोकता था, मतलब कि असफल हो जाता था, तो वह उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता था। तो इस तरीके से राज्य का विस्तार होता चला जाता था। ठीक है। अब इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। युद्ध क्षेत्र में कौन उसका सहचर होता था, जो राजा का सारथी होता था। राजा के जो सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अब यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब मानने लायक नहीं। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये पूछा जा सकता है कि अश्वमेध यज्ञ में कौन सा वर्ग शामिल होता था, कौन सा नहीं। तो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण तो हालांकि कराते ही थे, और क्षत्रिय जो स्वयं राजा होते तो ये तो शामिल होंगे ही, और वैश्य या व्यापारी वर्ग भी शामिल होता था। लेकिन जो शूद्र वर्ग है उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, एक ये आप नोट कर लेना।
अब यहाँ पे वर्ण क्या होता है इस बारे में बताया गया है कि इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए। कौन कौन से ऋग्वेद के बाद रचे गए? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। इनके अंतर आते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। तो उस समय जो समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो इसमें ये आपको ध्यान देने आ गया कि पशुपालक हो गया, श्रमिक हो गया, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक, ये तो निर्धन थे। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो कि शिल्पकार भी निर्धन हो सकता है क्या? तो हाँ, तो नोट करना कि हाँ, शिल्पकार भी निर्धन थे उस टाइम पे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें क्या कहते थे? वर्ण। वर्ण कहते थे, यानी जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर जो विभाजन था उसे वर्ण कहा जाता। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण था ब्राह्मणों का। तो ये सबको पता है कि क्या करना था काम, तो ये हम नहीं पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट है, देखो, महिलाओं तथा शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, हालांकि कुछ जैसे लोपामुद्रा, घोषापाला जैसी कुछ महिलाएं हैं जो ऋग्वेद में अध्ययन करती हुई यहाँ पे पाई गई हैं, लेकिन मोस्टली जो सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब देखो जनपद आ गया। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा हो गए। अब देखो, जब यज्ञ करने लगे, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जैसे जब राजा करने लगे, तो उनका जो क्षेत्र का है विस्तार होता चला गया, उनकी शक्तियों में विस्तार होती चली गई, स्थायी सेना में विकास होता चला गया। तो वो उनका जब क्षेत्र बड़ा होगा तो वो अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा, यानी कई जनों से मिलकर एक जनपद का निर्माण होता था और वो जनपदों के राजा माने जाने लगे। और जनपद का शाब्दिक अर्थ होता था जन के बसने की, लोगों के बसने की जगह होते थे। इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई हुई है, जैसे दिल्ली के पुराना किला। यहाँ पे आप ये नोट करना कि जनपदों की बस्तियों की खुदाई हुई है, मतलब कहाँ कहाँ पे खुदाई हुई है, मिले हैं अवशेष। तो दिल्ली के पुराने किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? एटा, उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये भी नोट कर लेना फैक्ट। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना तथा तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये महाजनपद के अवशेष, वहाँ के रहने वाले लोगों की व्याख्या की गई है। ठीक है, देखो, लोग मिट्टी के बर्तन भी, एक मिनट, अरे, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें से कुछ धूसर यानी जो ग्रेस कलर होता है और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता था। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो काले रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे उनमें से लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे, काले रंग से डिजाइन किया जाता था। वो किस काल में पाया गया? हड़प्पा सभ्यता में। और हमने कल ही पढ़ा कि जो महापाषाण कालीन जो बर्तन होते थे उन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से या फिर काले और लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। और आज हम पढ़ रहे हैं कि जो महाजनपदों के काल के जो होते थे बर्तन, वो चित्रित धूसर होते थे। ठीक है, चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, चित्रित होते थे। ठीक है, और सरल रेखाओं में जो चित्रकारी की गई, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा हो, ये सरल रेखाएं हैं, यहाँ पे कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हैं स्केल टाइप में, है ना। तो ऐसे फिर महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जैसे मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था कि मगध एक महाजनपद था और सभी जनपदों में वह सबसे महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि वह गंगा और सोन जैसी नदियों के दक्षिण में बसा था। अब जब गंगा जैसी नदियों के बड़ी नदियों के तट पर जब कोई नगर या फिर जनपद बसेगा तो ऑफकोर्स कि वहाँ की जो मिट्टी होगी बहुत उपजाऊ होगी, मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी। और जब उपजाऊपन होगा मिट्टी में तो वहाँ पे जो उत्पादन होगा अनाजों का, विभिन्न तरह
कि अनाजों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, तो खाने के अलावा भी अधिशेष होगा उत्पादन निर्माण, अधिशेष का क्या होगा, वो निर्यात होगा। निर्यात होगा आंतरिक रूप से भी बाहरी रूप से भी। आंतरिक में होगा तो आंतरिक व्यापार बढ़ेगा, बाहरी में होगा जैसे अफगानिस्तान ईरान वगैरह से, तो बाहरी व्यापार भी बढ़ेगा, उससे मुद्रा का भी निर्माण होगा। और साथ ही क्या होगा कि आप तरह तरह के आयात कर सकते हैं अपने अनाजों का निर्यात करके, जैसे अफगानिस्तान से टिन का आयात कर सकते थे, है ना, ऐसी तरह राजस्थान से अतरंगी वो तांबे का, है ना। इस तरीके से व्यापार बढ़ा, मुद्रीकरण हो गया। अब क्या होगा कि बड़े बड़े नगर, अब जब व्यापारी लोग बढ़े तो वहाँ पे बाजार बढ़ेगा तो नगरीकरण बढ़ेगा। तो ये मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में ही शायद, है ना। तो यहाँ पे वही हुआ है कि कुछ साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें क्या कहा गया, महाजनपद कहा गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को जताना चाहते थे, है ना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल वालों के लिए और MPPSC वालों के लिए। 3 मार्कर में सीधे आ सकता है। गांधार है, ये एक जनपद है जो कि जैसे ये देखो कौसाम्बी है ना, ये देखो राजगिरी है, कौशल है। तो इनकी अगर 3 मार्कर में पूछा जाए MPPSC में, तो जैसे वैशाली ये आ गया, कौसाम्बी है। कौसाम्बी का क्षेत्र आप लिखेंगे कि कहाँ का, प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। और मतलब हाँ, कौसाम्बी आई थिंक श्रावस्ती, एक मिनट मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे अवंती है ना, तो अवंती का क्षेत्र लिखेंगे कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के आसपास का क्षेत्र। उसकी 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी राजधानी उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। फिर वहाँ के राजा के बारे में बता देंगे। चंद्रप्रद्योत वहाँ का महत्वपूर्ण राजा था। किसको उसने उस अपने शासनकाल में मगध में किस राज्य को या फिर किस जनपद को अपने अधीन किया। तो इस तरीके से मतलब 3 मार्कर में इतना लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे मार्क्स अच्छे। अब ये वाला पैरा बिल्कुल कट कर सकते, कुछ ऐसा नहीं है। अब देखो, अब राजा जो है, जब जनपदों तक तो अभी इतना स्थायी सेना का, जैसे हमने पढ़ा कि ऋग्वेद में उत्तर वैदिक काल तक बिल्कुल भी स्थायी सेना प्रचलन में नहीं आई थी। लेकिन जब महाजनपद काल आया, व्यापार वाणिज्य बढ़ा, नगरीकरण बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, तो फिर राजा जो है सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में भी होता था। तो अब आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है नॉर्मल बच्चों के लिए कि महाजनपदों के राजा और ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे। तो जो ऋग्वेद के राजा थे, तो पहली बात तो वो कर नहीं वसूलते थे। ऋग्वेद के राजा कर नहीं वसूलते थे। और जो महाजनपद के राजा थे, चूँकि वो स्थायी सेना रखने लगे थे, तो उसके सेना के मतलब समस्त प्रबंधन के लिए वित्त की आवश्यकता ज़्यादा पड़ी, तो उन्होंने कर वसूलना शुरू किया। और दूसरा वही है कि स्थायी सेना ऋग्वेद में नहीं रखी जाती थी और यहाँ पर रखना शुरू किया। तो ये 2 महत्वपूर्ण अंतर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौसाम्बी के किले की ये दीवार को यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही बताया गया है कर के बारे में। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट आएंगे इंपॉर्टेंट, एक मिनट। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो महाजनपद काल में कर लगाए जाते थे, वह सबसे ज़्यादा किस पर, व्यापारिक कर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि यातायात कर, है ना। ऐसे कर के 4 ऑप्शन। तो फसलों पर यानी अनाजों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे और प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा होता था। तो आप ये लिखो महाजनपद काल, आप ऐसा लिखो, अभी महाजनपद काल ही पढ़ रहे हैं तो उनकी सारी विशेषताएं लिखते चलो। और उसमें एक ये भी ऐड कर लो कि सबसे महत्वपूर्ण कर फसल पर लगाया जाने वाला कर कितना होता था, लगभग उपज का 1/6वां हिस्सा, ठीक है। और जिसे क्या कहता था, हाँ ब्रैकेट में लिख लेना, भाग, बहुत इंपॉर्टेंट, भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम देना पड़ता था, ठीक है। पशुपालकों को, जानवरों को उनको उत्पाद के रूप में देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी मतलब
कर तो सभी से लिया जाता था, लेकिन जो मोस्टली बहुत जो इम्पोर्टेंट कर था वो सबसे ज़्यादा क्या था, फसलों पर या अनाजों पर लगाया जाने वाला कर था। और कितना होता था, 1/6। उसे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। ठीक है, महाजनपद काल की बात हो रही है। कृषि में परिवर्तन कैसे आए? इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। एक तो हल के फाल कैसे, जो फाल होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, यानी हल होते थे जो लकड़ी के बने होते थे, अब लोहे के बनने लगे। अब महाजनपदों का उदय मतलब एक जो द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है, उसका एक मुख्य रीजन ये भी है कि उस टाइम पर लोहे का प्रचलन, लोहे के उपकरणों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस टाइम पे अब जो हाल होते थे, जो फल होते थे, लकड़ी के बने होते थे, जिनको फाल कहा जाता था, अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता है, तो नो डाउट इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। तो धान के पौधों का रोपण कब शुरू हुआ? तो महाजनपद काल में। धान के पौधों का रोपण कब शुरू हुआ? महाजनपद काल में। जब इनके पास लोहे के हल आ गए तो उन्हें मतलब दिमाग में आया होगा कि हम धान को ऐसे बीज के रूप में ऐसे छींट करना वो है, बल्कि उनका रोपण करें, खुदाई करके रोपण करें, क्योंकि हल से, अब लोहे के हल से खुदाई करना भी आसान हो गया। तो उन्होंने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। तो अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होती थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था और इस तरीके से लोगों को मतलब रोजगार भी मिलता था, है ना। तो ये दो रीजन हो गया कि कृषि में परिवर्तन हुआ। तो दो यहाँ पे फैक्ट निकल के आते हैं कि पूछा भी जा सकता है यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में, कि जो धान के पौधों की रोपाई किस काल में शुरू हुई? तो महाजनपद काल में। और लोहे के हल किस काल में मतलब प्रयोग में लाने शुरू हुए? तो वो हो जाएगा महाजनपद काल। अब देखो यहाँ पे हम मगध की बात करेंगे। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अब वही जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ है। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। तो जब गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी तो उससे क्या फ़ायदे होते थे? एक तो यातायात, क्योंकि उस टाइम पे जो जल के माध्यम से जो यातायात होता था, जल संचार, वो बहुत महत्वपूर्ण था। जल वितरण, यानी कि सिंचाई के लिए हो, कृषि के लिए हो, या फिर मवेशियों के लिए हो, है ना, यानी पशुपालन के लिए हो, या फिर आम आदमी के तौर पे, तो जल वितरण होता था आसानी से, यातायात के लिए आसानी था, और ज़मीन का उपजाऊ बनाने, जैसा कि मैंने कहा, के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो पहली बात, गंगा और सोन जैसी नदियों के किनारे बसे होने के 3 फ़ायदे थे। एक तो यातायात, दूसरा जल वितरण, और तीसरा ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भी भरा था। देखो मगध क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया अचानक से? सभी महाजनपद सेम टाइम पे ग्रो कर रहे थे, लेकिन मतलब जो मगध था वो अचानक से बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से ग्रो हुआ और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद उस टाइम का बन गया। तो पहला तो हमने ये बता दिया कि गंगा व सोन जैसी नदियों के किनारे बसा था। दूसरा था कि वह जंगलों से घिरा हुआ था। जो ये थे, क्या बोलते हैं, मगध का जो राज्य था वह जंगलों से भरा था, और जंगलों में से भरा होने के कारण इसके क्या फ़ायदे हो गए कि हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षण कर सेना के काम में लगाया गया, तो इनकी सेना मजबूत हुई। और यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने वाली लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में तीसरा क्या है? लौह अयस्क की खदानें। मगध में लौह अयस्क की खदानें। तो 3 हो गए, गंगा और सोन नदियों के किनारे, दूसरा जंगल से भरा था मगध राज क्षेत्र, और तीसरा है लौह अयस्क की खदानें। तो इससे मजबूत हथियार बनाए जाने लगे। तो आपको ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमपीपीएससी के लिए भी, जैसा कि मैंने कहा कि एमपीपीएससी वाले कुछ मत पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। इतनी ईजी लैंग्वेज में है कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं, और सिर्फ 20 से 25 मिनट देने हैं मेरे साथ। खैर, आप लोगों की जैसी मर्जी। और यूपीएससी के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते, बाइबल है, रामबाण है यूपीएससी के लिए। और आपको ऐसा समझ में आ रहे होंगे कि सीधे सीधे ऐसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं कि मगध का आखिर उदय हुआ सभी जनपदों के साथ, महाजनपदों के साथ, लेकिन वही इतना ज़्यादा अचानक से इतना विकास क्यों कर गया? तो ये सीधे सीधे यहाँ पे साफ साफ रीजन ऐसे का ऐसा आप उतार दीजिए, कौन नहीं देगा मार्क्स? एकदम मतलब इजी लैंग्वेज में लिखा है, एग्जामिनर भी पढ़ के दिल खुश हो जाएगा कि भाई सब बता दिया इसने। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक, एक बिंबिसार और एक अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए वे हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। तो मगध के देखो 3 यहाँ पे शक्तिशाली शासकों के बारे में बताया गया। एक बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का था, एक अजातशत्रु
और एक महापद्मनंद। ठीक, महापद्मनंद जो है नंद वंश के थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैलाया। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही, बाद में पाटलिपुत्र। तो मगध की पहली राजधानी कौन थी? राजगृह या फिर राजगीर जिसको बोला जाता है। और उसके बाद जो लास्ट में उदयन द्वारा जो बनाया गया था पाटलिपुत्र, है ना, उसकी राजधानी वो बनी मगध की। 2300 साल पहले की बात है कि मेसोडोनिया का राजा जो है सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। तो देखो, ये पूछा जाएगा कि सिकंदर के सेना कहाँ तक पहुँच गई थी? व्यास नदी। लेकिन कौन सी नदी को पार नहीं कर पाए थे, या किस नदी को पार करने से उनके सिपाहियों ने, सेना ने मना कर दिया था? तो व्यास नदी को पार नहीं कर पाए थे, बस वहाँ तक पहुँच गए थे। तो ये एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अब देखो वज्जी, एक दूसरा यहाँ पे गणराज्य आ गया। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नज़दीक ही वज्जी था जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्जी है कहाँ? बिहार में। राजधानी क्या है? वैशाली। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी यहाँ पर, जिसे हम गढ़ या फिर संघ कहेंगे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। देखो, अभी जो राज्य हम लोग पढ़ते थे उसमें केवल एक राजा होता था जो कि केंद्रीय शासन होता था, मतलब कि सब कुछ करता धरता वही होता था। उसकी अनुमति से ही सभी अन्य जो अधिकारी होते थे वो अपने काम करते थे। लेकिन जो हम वज्जी पढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब कई छोटे छोटे जैसे अभी हम कैबिनेट मंत्रिमंडल जो हम देखते हैं वहाँ पे, जैसे जल के लिए अलग जल मंत्री हो जाते हैं, शिक्षा के लिए अलग, है ना, रेल के लिए अलग, संचार के लिए अलग, वगैरह वगैरह। तो ऐसे उस टाइम पे होते थे कि गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे जैसे कैबिनेट मिनिस्टर आज के दौर पे करते हैं। बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह का काम करना है ना। तो ये भी देखो हम क्या सीख रहे हैं। आज का जो कैबिनेट मतलब है यहाँ पे, कैबिनेट सिस्टम जो है अपने यहाँ, हालांकि ब्रिटिश से अपनाया गया है लेकिन अपने भारत में बहुत सालों पहले ही था, है ना। ये कहाँ से सीख रहे हैं? हम अपने गणराज्यों से सीख रहे हैं जो वज्जी में था। हर जगह लिच्छवी गणराज्य में, हर गणराज्य में ऐसी ही परंपराएं थी कि अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग अपने आप में राजा होते थे और सब मिलकर कार्य करते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गणराज्य या संघ से संबंधित थे और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। देखो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वज्र संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। तो ये फैक्ट आप सीधे नोट करो कि वज्र संघ का वर्णन कहाँ मिलता है? दीर्घ निकाय से। दीर्घ निकाय क्या था? एक बौद्ध ग्रंथ। तो वज्र संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से मिला। दीर्घ निकाय क्या है? ब्रैकेट में लिख लो, बौद्ध ग्रंथ जिसमें बुद्ध के व्याख्यान दिए गए हैं। ठीक है। अजातशत्रु और वज्र संघ। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे हमेशा से, है ना। और उन्होंने अपने मंत्री वत्स्यकार, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अजातशत्रु किसकी मदद से, किस मंत्री की मदद से वज्र पर आक्रमण करना चाहते थे या फिर किए? तो उत्तर होगा वत्स्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित होती थी तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा, वज्रवासी तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते होंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें बताएं कि मतलब वज्र को तब तक हम नियंत्रण में नहीं ले जा सकते जब तक ये सारी विशेषताएं होंगी कि नियमित सभाएं होंगी, मिलजुल कर काम करेंगे। अब गणराज्य है तो उनकी विशेषताएं ही थी कि मिलजुल कर काम करना है, पारंपरिक नियमों का पालन करना, बड़ों का सम्मान समर्थन करना, स्त्रियों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं, उनकी इज्जत करना, है ना, मर्यादा को बनाए रखना। तो ये सारी चीज़ें बुद्ध के द्वारा बताई गई। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो अब देखो ये लास्ट में एक और फैक्ट निकल कर आता है कि गढ़ और संघों या फिर गढ़ राज्यों का अंतिम रूप से विलय किस वंश के द्वारा हुआ? तो गुप्त वंश। मौर्य वंश के द्वारा नहीं हुआ। मौर्य वंश तो खैर बहुत पहले आ गया था, इसके बाद गढ़ राज्य आए हैं।
तो ये कोई फैक्ट लिख लो आप लोग कि गढ़ और संघ पर अंतिम रूप से विजय या फिर उनका विलय अंतिम रूप से किस वंश द्वारा किया गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुप्त शासकों द्वारा, यानी गुप्त वंश द्वारा। ठीक है, ये फैक्ट नोट कर लेना। अब आ गए हम अन्यत्र, एटलस, ढूंढो, ये सब नहीं करना है, ये सब उपयोगी शब्द हो गए। ये अब सही गलत एक बार देख लेना। ठीक है, ये तिथियां हैं, सिकंदर का आक्रमण, दिग्निकाय का लेखन वगैरह, ये सब तिथियां हैं। हो गया, बस ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब कल करेंगे हम नए प्रश्न, नए विचार। इसमें बुद्ध वगैरह, बुद्ध और महावीर के बारे में कहानी है। सो आज हो गया लगभग 24 मिनट हो गए, 25 मिनट होने वाले हैं। सो अगर पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।